हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार सिंह यज्ञ विद्या के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्त यूपी पुलिस भर्ती 2024 के लिए जो हम लोग हिंदी का क्लास शुरू किए हुए हैं, उसमें हिंदी का हम लोग 20वां वीडियो लेके आ रहे हैं, क्रिया। देखिए, इसी के साथ आप हिंदी का जो सिलेबस है आपको हम नहीं बताएंगे डिटेल में, इसलिए कि हम लोग लगातार अपने क्लास में यह बताते हुए आ रहे हैं। आप हमारा जब वीडियो देखिएगा तो आपको पता हो जाएगा कि यूपी पुलिस भर्ती 2024 की जो पुलिस की वैकेंसी आई है उसका हिंदी का सिलेबस क्या है यह आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, क्रिया क्रिया हम लोग शुरू करेंगे। आपको हम बता दें इसके पहले कि हिंदी के साथ साथ हम लोग अन्य भी क्लास शुरू किए हैं, जिससे जीएस में आपको जीएस का भी क्लास चालू किए हैं, हम लोग मैथमेटिक्स का भी क्लास चालू किए हैं, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर का भी क्लास चालू किए हुए हैं। अभी यूपी पुलिस जो ऑपरेटर की वैकेंसी आई है उसके लिए कंप्यूटर का भी क्लास चालू है। तो आप हमारे यज्ञ विद्या चैनल पे जब विजिट कीजिएगा तो आपको वहाँ से सभी वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे, मटेरियल उपलब्ध होगा, इसलिए आप हमारे चैनल पे जरूर विजिट कीजिए। इसी के साथ अब हम लोग शुरू करते हैं क्रिया। जिस शब्द में, देखिए परिभाषा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पहले परिभाषा जानना। परिभाषा क्या है कि जिस शब्द में किसी काम का करना अथवा होना, क्रिया क्या है, जिस शब्द में किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्या कह रहा है कि जब जिस शब्द में किसी कार्य का काम का करना या होना, मतलब काम कर रहा हूं या काम हो गया है, यह दोनों का प्रयोग जहां पे पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्द का अर्थ होता है क्या, काम। काम क्रिया का ही अर्थ होता है क्या, काम। वाक्य में जिस शब्द से किसी काम का होना अथवा करना पाया जाता है, जब किसी वाक्य में किसी शब्द में किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो आप क्रिया की परिभाषा क्या है आप जान ही गए यहां से कि जिस शब्द में काम का करना या होना शब्द पाया जाता है उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, रश्मि को दौड़ना पसंद है। रश्मि को दौड़ना पसंद है, तो दौड़ना पसंद है, एक क्या हो गया, क्रिया हो गया। क्या हो गया, क्रिया हो गया। दौड़ना, दौड़ रही है तो यह काम हो रहा है ना, काम हो रहा है। कि दौड़ती है तो यह काम है किसका, रश्मि का। तो यहाँ पे दौड़ना पसंद है, ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। तनु को भोपाल जाना तय है, इसी तरह तय हो गया, क्या है, यह भी क्रिया हो गया। मोहन को टूर्नामेंट खेलना निश्चित है, यह भी क्रिया का उदाहरण है। अब इसी तरह क्रिया में धातु जो है, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, उसको धातु कहते हैं। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसको हम धातु कहते हैं। उपरोक्त क्रिया में क्रमशः दौड़ या खेल क्या है, मान लीजिए उपरोक्त जो क्रिया अभी हम लोग पीछे जो उदाहरण देखे उसमें दौड़ना, खेलना, ये जो क्या है, यह धातु है, धातु है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसको धातु कहते हैं। उपयुक्त क्रिया में क्रमशः दौड़, जा, खेल, ये क्या है, धातु है। धातु के अंत में ना जोड़ने से जो शब्द बनता है उसी को क्रिया का यह साधारण रूप होता है। जैसे क्या हो गया, खेलना, दौड़ना, यह क्या हो गया, क्रिया का रूप हो गया। अर्थात धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। धातु के भेद, व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। व्युत्पत्ति मतलब उत्पत्ति से और शब्द निर्माण की दृष्टि से
धातु के दो रूप होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु क्या है? मूल धातु स्वतंत्र होती है। कह रहा है कि मूल धातु जो होती है वह स्वतंत्र होती है, वह किसी दूसरे शब्द पर निर्भर नहीं करती है। जैसे पढ़, पढ़ क्या है? पढ़ना क्या है? यह किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, यह स्वतंत्र है। खा, लिख, पी, चल आदि जो है यह क्या है? मूल धातु का उदाहरण है। यौगिक धातु में यह क्या होता है? यह धातु जो स्वतंत्र नहीं होती है, यह किसी के साथ मिलकर बनती है। जैसे चलना से चला, चलना से चला, खाना से खिला, देखना से दिखा, पढ़ना से पढ़ा। यह क्या हो गया? यौगिक धातु का उदाहरण हो गया। इस प्रकार जो धातुएं अनंत हैं, कुछ एकाक्षरी, द्विअक्षरी, तीन अक्षरी और चार अक्षरी धातुएं भी होती हैं। यौगिक धातु की रचना, यौगिक धातु की रचना तीन प्रकार की होती है। यौगिक धातु की जो रचना होती है वह तीन प्रकार की होती है। पहला है धातु में प्रत्यय लगाने से, धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक, अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएं बनती हैं। कह रहा है कि जब धातु में हम प्रत्यय लगा देते हैं तो अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातु बन जाती है। कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु का निर्माण होता है। संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनती है। संज्ञा और विशेषण, अभी क्या है ना कि संज्ञा क्या है? जो नाम से विशेषता बताता है, और संज्ञा या विशेषण से यह क्या बनता है? नाम धातु का निर्माण होता है। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? धातु जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक। देखिए नाम से ही आपको पता चल जाएगा। प्रेरणा मतलब किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। वही यह कह रहा है कि जिस क्रिया से यह पता चल जाए कि कर्ता जो है वह स्वयं कार्य नहीं करके दूसरे को कार्य करने के लिए क्या करता है? प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया या प्रेरणार्थक धातु कहते हैं। जैसे करना, करना क्या हो गया? क्रिया हो गया। करना क्रिया हो गया, तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा? कराना या करवाना। अभी हम बोले हैं ना कि जिसमें क्या है कि व्यक्ति स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को प्रोत्साहित करे करने के लिए, उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो करना क्या हो गया? क्रिया हो गया, और प्रेरणार्थक क्रिया होगा क्या? करवाना या कराना। उसी तरह काटना, कटवाना, लजाना, लजवाना, लिखना, लिखवाना, यह किसका है? यह प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है। इसी तरह कुछ और है, आप उसको देख लीजिएगा। अब प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया के रूप क्या क्या है? तो प्रेरणार्थक क्रिया के मुख्यतः दो रूप होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के मुख्यतः दो रूप होते हैं। एक होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया क्या हो गया? दौड़ना, दौड़ना जो हो गया यह अकर्मक हो गया, और दौड़ाना या दौड़वाना बताया ना कि देखिए प्रेरणार्थक में क्या करना है? प्रेरणार्थक में स्वयं नहीं करके दूसरे से कराना है, प्रोत्साहित करना है, उसको प्रेरणा देना है काम करने के लिए। तो अकर्मक क्रिया हो गया दौड़ना, और सकर्मक क्रिया क्या हो गया? दौड़ाना या दौड़वाना। यह हो गया सकर्मक प्रेरणार्थक क्रिया। उसी तरह रोना, तो रोना क्या हो जाएगा? रुलाना या रुलवाना। उसे लजाना, लजाना का लजवाना हो जाता है। सोना का सुलाना या सुलवाना। हंसना, हंसाना या हंसवाना। यह क्या हो गया? यह आपको अकर्मक क्रिया से सकर्मक प्रेरणार्थक क्रिया बन रहा है, इस चीज का यह उदाहरण है। अब प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। क्या कह रहा है? अभी हम लोग पीछे देखे भी हैं
कि सकर्मणार्थक क्रिया जो होती है वह सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों से बनती है। जैसे सकर्मक क्रिया हो गया क्या, काटना, काटना क्या हो गया, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। और प्रेरणार्थक क्रिया जो है यह क्या है, कटाना या कटवाना। फिर दौड़ना क्या हो गया, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। दौड़ाना या दौड़वाना यह किसका हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया का। उसी तरह पढ़ना, पढ़ाना या पढ़वाना। सोना, सुलाना या सुलवाना यह क्या हो गया, सकर्मक क्रिया से कैसे प्रेरणार्थक क्रिया बनती है उसके यह उदाहरण है। यौगिक क्रिया, दो या दो से अधिक धातु, क्या कह रहा है, यौगिक क्रिया मतलब कंपाउंड, मिक्स है। दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग से धातुओं में प्रत्यय, याद रखिएगा, धातुओं में प्रत्यय लगाने से जिस क्रिया का निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक क्रिया कह रहे हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो या दो से अधिक धातुओं, दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग से या धातुओं में प्रत्यय लगाने से जिस क्रिया का निर्माण होता है वह यौगिक क्रिया कहलाती है। जैसे चलना, चलाना, चलना, चलाना, रोना, धोना, उठना, बैठना, रोना, रो पड़ना, चल देना, खा लेना, उठ जाना आदि यह यौगिक क्रिया का उदाहरण है। नाम धातु, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है। भाई हम क्या बोले थे अभी कि यह नाम धातु जो है किससे निर्माण होता है, संज्ञा से और विशेषण से नाम धातु का निर्माण होता है, उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे संज्ञा से हाथ हाथ क्या हो गया, संज्ञा हो गया, और नाम धातु से कौन सा बनना है क्रिया, हथियाना, हथियाना। उसी तरह बात से बतियाना, लात से लतियाना, गरम से गरमाना, ठंडा से, देखिए यह हो गया संज्ञा से बनने वाला धातु, संज्ञा से बनने वाले धातु हो गए हाथ से हथिया, हाथ, बात, लात। उसी तरह विशेषण से कौन से धातु बनते हैं, तो गरम क्या हो गया, गरम विशेषण है तो गरमाना। उसी तरह ठंडा, यह भी विशेषण है तो ठंडाना। पागल तो पगलाना, यह क्या हो गया, यह विशेषण से बनने वाले धातु के उदाहरण हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्रियार्थक क्रिया क्या होती है। क्रियार्थक क्रिया, कोई क्रिया अपने साधारण रूप में क्रिया नहीं होती है। कोई क्रिया अपने साधारण रूप में क्रिया नहीं है, विधि और काल के रूप को छोड़कर उसका प्रयोग प्रायः संज्ञा के समान होता है, अतः ऐसे शब्दों को क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। क्रियार्थक क्रिया संज्ञा कहा जाता है। क्या, ऐसी क्रियार्थक संज्ञा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, यहाँ टहलना क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ टहलना जो है वह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्रिया के क्या कार्य हैं देख लेते हैं। किसी कार्य में होने अथवा किए जाने का बोध कराना। क्रिया का जो कार्य है, किसी कार्य का होना या हो जाना, दोनों क्या है, दोनों का जो बोध कराता है। जैसे गाय घास खा रही है, गाय घास खा रही है, हिमांशु किताब पढ़ रहा है, पारुल गीत गा रही है। इसमें क्या है, खा रही है, यह क्या हो रहा है, हो रहा है। उसी तरह पढ़ रही है, ये भी होने का है। गीत गा रही है, ये भी होना का है। तो यह किसका उदाहरण है, यह हो गया कि किसी कार्य का अथवा किए जाने का यह बोध करा रहा है। दूसरा, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की क्रियाशीलता का बोध कराना। जैसे भैंस चरती है, लड़के खेलते हैं, गेंद लुढ़कती है, यह क्या हो गया, यह हो गया आपको क्रिया का उदाहरण है। स्थिति अथवा अवस्था का बोध कराना, स्थिति अथवा अवस्था का बोध कराना। जैसे नीतू पढ़ती है,
यह क्या कर रहा है? नीतू की अवस्था स्थिति का बोध करा रहा है। महेंद्र खड़ा है, वह सो रहा है। अब है अस्तित्व का बोध कराना, जैसे मनुष्य समाज में रहता है, यह अस्तित्व का बोध करा रहा है मनुष्य का, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में ही रहता है। यह क्या है? मनुष्य के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। चीता जंगल में रहता है, भाई चीता कहाँ रहेगा? वह जंगल में ही रहेगा, तो जंगल में ही चीता का अस्तित्व है, यह अस्तित्व बोधक है। मछली जल में रहती है, वही चीज है। मन स्थिति का बोध कराना, जैसे लड़के प्रसन्न हो रहे थे, किसी के मन स्थिति का बोध कराना, यह भी क्रिया में आता है। तो लड़के प्रसन्न हो रहे थे, तो प्रसन्न क्या हो रहा है? मन स्थिति का, लड़कों के मन स्थिति का बोध करा रहा है। छात्र उत्साहित है, तो उत्साह जो क्या है छात्रों के अंदर, यह भी उनके मन स्थिति का बोध है। अब क्रिया के क्या भेद होते हैं? क्रिया हमेशा याद रखिएगा 2 प्रकार की होती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे यही परीक्षा पूछा जा सकता है कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो क्रिया हमेशा 2 प्रकार की होती है, एक होती है सकर्मक क्रिया और दूसरा होती है अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक, जिस क्रिया में व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कह रहा है? कि जिस क्रिया में जो व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है उसका फल जो प्राप्त होता है, हमारे भाग्य पे, कर्म पे पड़ता है, उसको हम सकर्मक क्रिया मतलब सकारात्मक कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहा जाता है। उदाहरण, मंजुल आम खा रहा है। मंजुल आम खा रहा है, यहां खा रहा है क्रिया के व्यापार का फल आम पर पड़ा है। क्या कह रहा है? यहां क्रिया के व्यापार का फल आम पे पड़ा है, अतः खा रहा है, यह क्रिया क्या हो गया? सकर्मक हो गया, क्योंकि वो क्या एक सकारात्मक कार्य कर रहा है, खा रहा है। सकर्मक क्रिया को पहचानने का तरीका यह है कि क्रिया से क्या अथवा कौन के प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाए तो वह सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे बालिका निबंध लिख रही है, क्या कह रहा है? कि जब क्रिया को कैसे हम पहचानेंगे? तो जब कौन के से प्रश्न से आज हमको उत्तर मिल जाए, हम जो प्रश्न कर रहे हैं उसी से उत्तर मिल जाए, तो वह क्या हो जाता है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। जैसे बालिका निबंध लिख रही है, बालिका निबंध लिख रही है, यह क्या हो गया? सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बालिका क्या लिख रही है? तो उत्तर क्या हो गया इसका? निबंध। भाई अगर मान लीजिए इसको हम प्रश्न के रूप में करें तो बालिका क्या लिख रही है, तो यह क्या हो गया? इसका उत्तर हो जाएगा निबंध। तो यह एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब द्विकर्मक क्रिया, कुछ सकर्मक क्रियाएं एक कर्म वाली और कुछ 2 क्रम वाली होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, श्वेता ने रीना को बांसुरी दी। श्वेता ने रीना को बांसुरी दी। यहां द्विसकर्मक क्रिया के 2 कर्म रीना और बांसुरी हैं। क्या कह रहा है? यहाँ पे जो सकर्मक क्रिया के 2 कर्म हैं वो क्या है? रीना है और बांसुरी है। इस प्रकार यह क्या है? द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया वह है जो 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है। संयुक्त क्रिया वह है जो 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है। इसकी विशेषता यह है कि इसकी पहली क्रिया प्रायः मुख्य होती है और दूसरी क्या हो जाती है? उसकी विशेषता को उत्पन्न करती है। जैसे राम विद्यालय पहुंच गया, यहां पहुंच गया क्या है? संयुक्त क्रिया है। जो पहुंच गया वह संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। और हम देखेंगे अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल, व्यापार का फल व्यक्ति के ऊपर, कर्ता के ऊपर पड़ता है उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रति गई, यहां गई किसके लिए है? क्रिया के व्यापार का फल किसके ऊपर? रति। रति मतलब कर्ता पर पड़ रहा है, अतः गई क्रिया क्या हो गया? अकर्मक है। पूरक,
कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कर्ता और कर्म के अनुसार रहते हुए भी पूरा अर्थ नहीं प्रकट करती हैं। कह रहा है कि कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रिया ऐसी भी होती है जो कर्ता और कर्म के अनुसार रहते हुए भी उसका कोई भी अर्थ वह प्रकट नहीं करती हैं। इस स्थिति में वाक्य में क्रिया का अर्थ पूरा करने के लिए जो शब्द जोड़े जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है? पूरक कहता है। क्या कह रहा है कि कुछ शब्द ऐसे, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो जिसमें कर्ता और कर्म को जोड़ने, कर्म के अनुसार अर्थ प्रकट नहीं करती हैं। उन्हीं क्रियाओं को अर्थ प्रकट करने के लिए जो शब्द जोड़े जाते हैं उसको हम पूरक शब्द या पूरक कहते हैं। उदाहरण, उन्होंने उसे कथाकार बनाया। इस वाक्य में उन्होंने कर्ता और बनाया क्रिया होते हुए भी वाक्य पूरा नहीं है। कहाँ पूरा हो रहा है? उन्होंने, कौन, एक कौन, किसने, पता ही नहीं है। उसे पूरा करने के लिए कथाकार शब्द जोड़ना, यह इसका क्या है? पूरक है। कथाकार बनाया, उन्होंने उसे कथाकार बनाया, तो कथाकार क्या हो गया? पूरक हो गया। व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया में भेद। व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया में 3 भेद होते हैं: मूल क्रिया, यौगिक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। मूल क्रिया क्या है? जो क्रिया दूसरे शब्दों से न बनी हो उसे मूल क्रिया कहते हैं। मतलब क्या हो, किसी दूसरे का, उसमें दूसरा शब्द कोई मिक्स नहीं है, वह अपने आप अकेले में बनी है, उसी को हम मूल क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, खाना, पीना आदि क्या हो गया? यह मूल क्रिया का उदाहरण है। यौगिक क्रिया, जो क्रिया अन्य शब्दों या प्रत्ययों को जोड़ने से बनती है। अभी हम लोग बोले थे ना, पीछे पढ़े भी थे कि जिसमें प्रत्यय या अन्य शब्द को जोड़ के जो बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे आ जाना, आना में जाना जोड़ा जा रहा है तो आ जाना। चला जाना, खा लेना, सिखाना, पढ़ाना, तैराना आदि ये क्या हो गया? यह हो गया यौगिक क्रिया का उदाहरण हो गया। क्रिया के आगे दूसरी क्रिया लगाकर खाल जाना, गिर पड़ना, इसको क्या कहते हैं? ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। इसमें पहली मुख्य क्रिया और दूसरी क्या हो गया? सहायक क्रिया है। जैसे मान लीजिए खा जाना, गिर पड़ना, यह क्या हो गया? संयुक्त क्रिया है, जिसमें से खाना, जो खा है वह क्या है? मुख्य क्रिया है, और जाना जो है वह क्या हो गया? द्वितीय, उसकी सहायक क्रिया है। क्रिया के आगे आ, बा प्रत्यय लगाकर चलना, चलाना, तैरना, तैराना, लिखना, लिखाना, इसे प्रणार्थक क्रिया भी कहते हैं। प्रणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं? प्रणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक होती हैं। संज्ञा अथवा विशेषण के आगे ना प्रत्यय लगाकर धिक्कार, तो धिक्कार में ना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? धिक्कारना हो जाएगा। पुचकार को पुचकारना हो जाएगा। खरीद को खरीदना हो जाएगा। इसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया का सिद्ध होना, जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने से पहले पाया जाए। क्या कह रहा है कि जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने से पहले पाया जाए तो लिंग, वचन, पुरुष में प्रयुक्त न हो, उसको हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, सुकन्या पढ़कर सोती है। सुकन्या पढ़कर सोती है, यहां पढ़ने का कार्य सोने से पूर्व हो रहा है। सोने से पूर्व हो रहा है, अतः यह पढ़कर क्या है गया? यह पूर्वकालिक क्रिया है। पढ़ना, पढ़कर क्या हो गया? पढ़कर जो है सुकन्या पढ़कर, तो पढ़कर क्या हो गया? यह पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। क्रिया की अवस्था, प्रत्येक काल में क्रिया की 3 अवस्था होती है। प्रत्येक स्थिति काल में क्रिया की 3 अवस्था होती है: सामान्य अवस्था, विधि अवस्था और संभाव्य अवस्था। सामान्य अवस्था, जिस क्रिया में सामान्य अवस्था का बोध हो तथा किसी विधान का निश्चय ज्ञात हो उसे सामान्य अवस्था की क्रिया कहा जाता है। उदाहरण, अजय आया,
प्रियंवदा खेल रही है। यहाँ आया और खेल रही है। क्रिया में आने और खेलने के विधान का यह निश्चय कर रहा है, अतः यह क्रिया क्या है, सामान्य अवस्था में है। विधि अवस्था, जिस क्रिया में आज्ञा, प्रार्थना, प्रश्न आदि का भाव प्रकट होता है। क्या कह रहा है, विधि अवस्था क्या होता है, क्रिया की विधि अवस्था, कि जिस क्रिया में आज्ञा, प्रार्थना, प्रश्न आदि का भाव प्रकट होता है उस विधि अवस्था की क्रिया कहा जाता है। उदाहरण, तुम खाओ, तुम खाओ, ये आज्ञा दिया जा रहा है। आप मुझे 100 रुपया दीजिए, यह प्रार्थना है, आप मुझे 100 रुपया दीजिए। क्या मैं अंदर आऊं, या क्या किया जा रहा है, आज्ञा मांगा जा रहा है। क्या मैं अंदर आऊं, या क्या हम घूम सकते हैं। यह अवस्था दो प्रकार की होती है। क्या क्या, प्रत्यक्ष विधि अवस्था और परोक्ष विधि अवस्था। प्रत्यक्ष विधि में क्या है, इस विधि में आना, प्रार्थना, प्रश्न आदि का वर्तमान काल में कार्यान्वित होना ज्ञात होता है। वर्तमान काल में प्रत्यक्ष में क्या होता है, वर्तमान में जो दिख रहा है। अभी विद्यालय जाओ, यह प्रत्यक्ष विधि है क्रिया की। हम यहाँ खेले, यह भी क्रिया की प्रत्यक्ष विधि है। हे प्रभु उसकी रक्षा करो, यह भी क्या है, प्रत्यक्ष विधि है क्रिया की। परोक्ष विधि क्या है, इस विधि में आज्ञा, प्रार्थना, प्रश्न आदि का भविष्य काल के साथ कार्यान्वित होना ज्ञात होता है। जैसे तुम कल विद्यालय जाना। देखिए परोक्ष, अभी हम लोग पढ़े थे, पहला था प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं, वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं, जैसे अभी विद्यालय जाओ, हम यहाँ खेले, हे प्रभु उसकी रक्षा करो, ये क्या हो गया, यह प्रत्यक्ष विधि क्रिया हो गया। और परोक्ष विधि क्रिया में आज्ञा, प्रार्थना या प्रश्न आदि में भविष्य काल, किंतु तुम कल विद्यालय चले जाना, तुम मैदान में खेलोगे, आप मुझे पुस्तक दीजिएगा, तुम कल घर जाना, यह क्या हो गया, यह हो गया आपको भविष्य की बात बता रहा है, इसलिए यह क्या हो गया, यह हो गया परोक्ष विधि हो गया क्रिया की। तीसरा होता है क्रिया की संभाव्य अवस्था, जिस क्रिया में अनुमान, इच्छा, संदेह आदि का बोध होता है। जिस क्रिया में अनुमान, इच्छा, संदेह आदि का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं, संभाव्य अवस्था की क्रिया कहते हैं। उदाहरण, शायद वह आगरा में मिल जाए, वह घर पर होगा या नहीं, मैं परीक्षा में शायद उत्तीर्ण हो जाऊं, कल वह आएगा या नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ अनुमान जो है संदेह, इच्छा पर निर्भर कर रहा है, इसलिए यह संभाव्य अवस्था क्रिया का बोध करा रहा है। इसी के साथ आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। देखिए हम लोग यहीं पे जो हम लोग हिंदी का तो क्लास लेके आ ही रहे हैं यूपी पुलिस भर्ती के लिए, इसी के साथ जीएस का भी हम लोग का क्लास उपलब्ध है। आप हमारे चैनल यज्ञविद्या.com पे जाइएगा तो आपको वहाँ पे मिलेगा। इसी के साथ मैथमेटिक्स का भी क्लास मिलेगा। उसी के साथ यूपी पुलिस भर्ती ऑपरेटर की जो अभी वैकेंसी आई है उसके लिए कंप्यूटर का भी वीडियो उपलब्ध है। इसलिए आप हमारे चैनल यज्ञविद्या.com पे ज़्यादा से ज़्यादा विजिट कीजिए, जिससे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा है हो। वहाँ पे आपको फ्री मटेरियल भी उपलब्ध है, इसलिए आप हमारे यज्ञविद्या.com को डाउनलोड कीजिए। आप हमारे चैनल यज्ञविद्या को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट दीजिए। इसी के साथ हम आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।